नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल क्राइम कैप पर आपका एक बार फिर बेहद स्वागत है। हमेशा की तरह मैं अंकित मिश्रा हाजिर हूँ जुर्म की एक ऐसी दास्तान लेकर जिसके होने से फैल गई थी सनसनी। दोस्तों, आज क्राइम कैप में जो कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं वो एक ऐसी चर्चित कहानी, इतनी फेमस मर्डर मिस्ट्री है जिसके बाद जो है वो पूरे देश जो है, भारत हिंदुस्तान वो हिल गया था इस घटना के सामने आने के बाद। और कातिल ने जो है वो इतने दर्दनाक तरीके से ये कत्ल किया था और उसके बाद कत्ल कर लाश को ठिकाने लगाने का जो उसका आइडिया था, जो उसका प्लान था, वो इतना दर्दनाक था कि इसको जिसने भी सुना वो हैरान रह गया कि एक इंसान के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। और दुनिया और देश आज भी इस हत्याकांड को तंदूर कांड के नाम से जानती है। और आज के इस एपिसोड में हम आपको इसी तंदूर कांड की पूरी कहानी सुनाएंगे। दरअसल ये बात है 90 के दशक की। 90 का दशक, जब दिल्ली की राजनीति में कांग्रेस जो है वो सत्ता में आने के लिए संघर्ष कर रही थी। कांग्रेस पार्टी के संघर्ष में कांग्रेस पार्टी का यूथ विंग यानी युवक कांग्रेस वो भी शामिल था। और युवक कांग्रेस में ही काम करने वाला एक शख्स था जिसका नाम था सुशील शर्मा। अब सुशील जो है वो कांग्रेस पार्टी के लिए जी जान लगाकर काम करता था। वो भविष्य में कांग्रेस का एक बड़ा नेता बनने का सपना देख रहा था और उसको लग रहा था कि आने वाले समय में वो कांग्रेस का एक बड़ा नेता बनेगा, एक बड़े मुकाम को हासिल करेगा। और इसी दौरान जब वो यूथ विंग का एक्टिविस्ट था, कांग्रेस में, युवक कांग्रेस में काम करता था, उसकी मुलाकात जो है वो युवक कांग्रेस की ही एक कार्यकर्ता से होती है जिसका नाम था नैना साहनी। और एक दूसरे से मुलाकातें जो हैं नैना और सुशील की होती हैं, नज़दीकियां बढ़ती हैं और धीरे धीरे जो है वो ये एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। सुशील और नैना के बीच प्यार हो जाता है। अब एक ही पार्टी, एक ही संगठन के लिए दोनों काम कर रहे थे। दोनों के जो है वो सपने एक, दोनों का लक्ष्य एक, एम एक, पार्टी एक। मुलाकातें हो ही रही हैं, नज़दीकियां बढ़ चुकी हैं, प्यार हो चुका है। अब सुशील और नैना जो है वो एक साथ रहना तय करते हैं और दिल्ली का एक इलाका है गोल मार्केट, वहां पर एक मकान लेके अब ये दोनों जो हैं वो साथ साथ रहने लगते हैं और युवक कांग्रेस में काम करना उनका जारी रहता है। अब जैसा कि हमने बताया कि सुशील शर्मा जो है वो युवक कांग्रेस में बहुत मन लगा के मेहनत कर काम कर रहा था और उसका रिवॉर्ड भी उसे मिलता है। और दिल्ली युवक कांग्रेस का अध्यक्ष जो है उस सुशील को बना दिया जाता है। अब एक बड़े मुकाम पर सुशील पहुंच चुका था जहां से उसका पॉलिटिकल कैरियर उसे ब्राइट दिख रहा था। इधर नैना भी जो है वो कॉमर्शियल पायलट का लाइसेंस वो उसको भी मिल जाता है। तो अब दोनों का कैरियर जो है वो परवान चढ़ने लगा था। इधर पायलट बनने की तरफ नैना निकल चुकी थी, उधर दिल्ली युवक कांग्रेस का अध्यक्ष सुशील शर्मा बन चुका था, यानी कि अब उसका भी फ्यूचर ब्राइट था। लेकिन वक्त बीतने के साथ साथ ये जो प्यार सुशील और नैना के बीच हुआ था और दोनों एक दूसरे के साथ रहने लगे थे, अब इस प्यार भरे संबंध में जो है वो खटास आने लगती है। और उसकी वजह ये होती है कि सुशील जो है वो नैना पर शक करने लगता है। सुशील को ये लगता है कि नैना का अफेयर जो है वो किसी और के साथ चल रहा है। नैना किसी और लड़के से भी, किसी और शख्स से भी लगातार फ़ोन पर बात करती है, वो किसी के संपर्क में है और वो शायद उसको धोखा दे रही है और उसके संबंध उसके अलावा भी किसी और से हैं। अब सुशील का ये जो शक है वो नैना के सामने भी जाहिर हुआ। इस बारे में दोनों के बीच में बातचीत भी हुई, तनातनी भी हुई, इस दोनों के बीच में झगड़े होना शुरू हो गए। मारपीट भी सुशील ने नैना के साथ की और वो नैना को बार बार यही बोलता था कि तेरा किसी के साथ कोई लफड़ा चल रहा है। अब इधर सुशील यूथ कांग्रेस में काम करता ही था, नैना भी यूथ कांग्रेस में ही काम करती थी, लेकिन उसने कमर्शियल पायलट का लाइसेंस भी ले लिया था। अब जो है वो सुशील के द्वारा जब मारपीट की जाने लगी नैना के साथ, तो नैना का जो है वो पॉलिटिक्स को लेके मोह भंग होने लगा और अब उसने अपना करियर जो है वो नेता के तौर पर देखना छोड़ दिया था और अब वो पायलट ही बनना चाहती थी। वो अपना रास्ता सुशील से अलग करना चाहती थी और ऑस्ट्रेलिया जाने की तैयारी जो है वो गुपचुप तरीके से अब नैना करने लगी और वो आगे अपना भविष्य जो है वो एक पायलट के तौर पर देख रही थी, जबकि सुशील जो है वो एक पॉलिटिशियन के तौर पर अपने आप का भविष्य बनाने में इधर लगातार लगा हुआ था। अब इन दोनों के संबंध जो है वो खराब हो चुके हैं।
रास्ते अलग करने के लिए नैना निकल चुकी थी। अब आती है तारीख 2 जुलाई 1995। यही वो दिन था जब हाथ में वोदका का गिलास लिए हुए नैना साहनी फोन पर किसी से बात कर रही थी और घर में अचानक एंट्री होती है सुशील शर्मा की। अब सुशील जो है वो अचानक घर आ चुका था। नेहा फोन पर किसी से बात कर रही थी, उसके हाथ में वोदका का ड्रिंक्स था। इशारों में नैना जो है वो सुशील से भी ड्रिंक के बारे में पूछती है, क्या क्या उसे भी कोई ड्रिंक वगैरह चाहिए, लेकिन इशारों में ही सुशील उसको मना कर देता है और वो नैना को देखता हुआ घर में अंदर चला जाता है। इस दौरान सुशील को यही शक था कि नैना उसी से बात कर रही है जिससे उसका अफेयर चल रहा है। कुछ देर बाद नैना जो है वो फ़ोन कट कर देती है और किसी काम से घर में कहीं और जाती है। इसी बीच सुशील वापस आता है और फ़ोन को उठाता है और रीडायल का बटन दबा देता है, यानी जिससे नैना की बात हो रही थी उसी को कॉल जो है वो घुमा देता है सुशील शर्मा। जब सुशील कॉल करता है रीडायल, तो उधर से दूसरी तरफ से जो शख्स फ़ोन उठाता है, सुशील इधर से कुछ भी नहीं बोलता, लेकिन सुशील समझ जाता है कि उस तरफ से जिस मर्द की आवाज़ आई है वो कौन है, और उसका शक जो है वह पुख्ता हो चुका था कि ये और कोई नहीं, मकतूल नाम का एक शख्स है जिसका अफेयर नैना के साथ चल रहा है। फ़ोन रखने के बाद सुशील गुस्से में आग बबूला हो रहा था और वो नैना से पूछता है कि तुम्हारी मकतूल से क्या बात हो रही थी, मकतूल और तुम्हारे बीच में कुछ अफेयर चल रहा है। ये सुनकर नैना जो है वो सुशील को तो टूक जवाब देती है कि अगर ऐसा कुछ है भी तो तुम्हें इन सब से क्या मतलब, तुम अपने काम से काम रखो। ये सुनने के बाद जो है वो सुशील भड़क जाता है। अब नैना ने दो टूक जवाब सुशील को दे दिया था कि मेरी अगर मकतूल से बात हो भी रही है तो इससे तुम्हें क्या। ये सुनकर सुशील भड़क उठा। वो दौड़ता हुआ कमरे में जाता है, दराज में रखी हुई पिस्टल निकालता है, उसमें 4 गोलियां भरता है और उसके बाद ताबड़तोड़ 3 गोलियां जो है वो नैना के ऊपर दाग देता है, जिसमें तीनों गोली जो है वो नैना को जाकर लगती हैं और नैना की जो है वो मौत हो जाती है कुछ ही देर बाद। इसके बाद बाहर जाकर सुशील घर से आसपास देखता है कि गोलियां चलने की आवाज़ किसी ने सुन तो नहीं ली, किसी को ये पता तो नहीं चला कि नैना का मर्डर हो चुका है, उसको शूट किया जा चुका है। जब सुशील इस बात की तसल्ली कर लेता है कि आवाज़ कहीं तक नहीं गई है, किसी को इस बारे में जानकारी नहीं है, तो अब वो जो है अब नैना की लाश ठिकाने का प्लान सुशील बनाना शुरू कर देता है। अब नैना की लाश सुशील के घर में पड़ी हुई है, खून जो है वो फर्श पर फैला हुआ है, एक लाश घर में है। सुशील का दिमाग जो है वो काम करना बंद कर देता है। इसी बीच सुशील अपनी मारुति 800 कार को सीढ़ियों के पास आकर पार्क करता है, वहां लगाता है। सीढ़ियों के पास अपनी कार को लगाने के बाद सुशील वापस ऊपर आता है और नैना की लाश को, जो बेडशीट पलंग पर बिछी हुई होती है, उसी चादर में लपेटकर नैना की लाश को अच्छे से कसकर वो बांध लेता है और वो गठरी या पोटली उठाकर वो नीचे पहुंचता है और अपनी कार की डिक्की में नैना की लाश जो चादर में बंधी हुई थी उसे भर देता है और अपनी 800 लेकर वो गोल मार्केट से निकल पड़ता है निजामुद्दीन में यमुना ब्रिज की तरफ। सुशील का ऐसा प्लान था कि वो यमुना जी का जो पुल है निजामुद्दीन के पास, वहां पहुंचेगा और यमुना नदी में नैना की लाश को डंप कर देगा, किसी को कुछ खबर भी नहीं होगी और मामले का जो है वो खुलासा नहीं हो पाएगा। लेकिन जब सुशील लाश लेकर अपनी कार में रखकर निजामुद्दीन के यमुना ब्रिज पर पहुंचता है तो ये बात है तकरीबन रात के 10 बजे की। तो उस दौरान इतना ट्रैफिक होता है, हैवी ट्रैफिक, कि सुशील को मौका ही नहीं मिल पाता है इस बात का कि वो नैना की लाश बाहर निकाल सके और उसको यमुना नदी में जो है वो फेंक सके, डंप कर सके। तो वो घबरा सा जाता है, उसको समझ में नहीं आता है कि करना क्या है। तो अब वो जो है उसकी कार को टर्न करता है और अब उसका अगला जो पड़ाव होता है ठिकाना, वो होता है सुशील का खुद का अपना बगिया रेस्टोरेंट, जहां पर उसके कर्मचारी केशव को वो फोन लगाता है। सुशील जो है वो कार लेकर अब अपनी बगिया रेस्टोरेंट पहुंच चुका था
और वो रेस्टोरेंट के बाहर से ही केशव को, अपने होटल के मैनेजर को बोलता है, बगिया रेस्टोरेंट के मैनेजर को, कि केशव, जितने भी ग्राहक बैठकर इस समय होटल में खाना खा रहे हैं सबके ऑर्डर कैंसिल कर दो, सबका पैसा वापस कर दो और फटाफट इन लोगों को होटल से निकालो, और जितने भी वेटर और जितने भी कर्मचारी होटल में हैं सबको कुछ पैसे दे दो और उन्हें बाहर खाना खाने के लिए बोल दो, और फटाफट जो है वो इस होटल को, बगिया रेस्टोरेंट को बिल्कुल खाली कर लो, और मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई है और तुम यहाँ आ जाओ। अब केशव जो है वो मालिक के कहे अनुसार चलता है, सुशील उसका मालिक था, वो सारे ग्राहकों को बोल देता है कि भाई ये ऑर्डर नहीं लिए जाएंगे, आप अपना पैसा वापस लें और यहाँ से जाएं। और इसके अलावा केशव जो है वो होटल के बाकी कर्मचारियों को भी पैसे देता है कि चलो ये पैसे लो और कहीं भी खाना वाना खा लेना और यहाँ से जाओ। उसके बाद वो अपने मालिक सुशील शर्मा के पास आ जाता है। सुशील जो है वो पूरा मामला केशव को बताता है कि यार मुझसे गलती हो गई है और मुझसे ये मर्डर हो गया है और नैना की लाश जो है वो गाड़ी में पड़ी हुई है, अब अपने को इसे ठिकाने लगाना है। अब ये दोनों मिलकर जो है वो नैना की लाश 800 से अपनी मारुति कार से बाहर निकालते हैं। और होटल का जो तंदूर होता है, अब इनका प्लान था बगिया रेस्टोरेंट के तंदूर में नैना की लाश के टुकड़े टुकड़े कर कर उस तंदूर में झोंक कर उनको ठिकाने लगाने का। अब तंदूर का मुंह जो है वो छोटा था, वो उसमें लाश जाए कैसे, तो अब ये लाश के टुकड़े करते हैं और लाश के टुकड़े करने के बाद ये एक एक कर टुकड़ा तंदूर में फेंकते जाते हैं। और इनकी ये प्लानिंग थी कि इस तरीके से जो है वो एक एक टुकड़ा जल जाएगा तंदूर में और किसी को कानो कान इस बात की खबर नहीं होगी कि लाश को इन्हें ठिकाने लगाया है। अब लाश के टुकड़े धीरे धीरे जल रहे थे, इनको और तेजी से, सुशील जो था वो चाहता था कि फटाफट ये सारे सबूत मिटा दिए जाएं, और इसी जल्दबाजी में वो केशव से कहता है कि लाओ इस पर मक्खन डालो। और केशव जो है वो 4 मक्खन के बड़े बड़े पैकेट होटल से निकाल के लाता है फ्रिज से और डाल देता है वो तंदूर में। तो अब इतना मक्खन डालने के बाद, वो इसलिए डालते हैं मक्खन के उसकी लाश के टुकड़े नैना के जल्दी जलें, लेकिन इसी बीच जो है वो आग भड़क जाती है इतना मक्खन डालने के बाद, और लपटें ऊंची ऊंची रेस्टोरेंट से उठने लगती हैं। ये जब लपटें हवा में उठती हैं और दूर दूर तक दिखाई देने लगती हैं, तो बगिया रेस्टोरेंट जो सुशील की थी उसी के पास में एक महिला जो है वो सब्जी का ठेला वगैरह लगाती थी, वो उसकी नज़र इस आग पर पड़ती है तो वो चिल्लाने लगती है, शोर मचाती है, और वहीं गश्त कर रहे दिल्ली पुलिस के एक जवान को इस बात की खबर देती है कि भैया यहाँ आग लग गई है। और दिल्ली पुलिस का वो जो जवान है वो तुरंत फायर डिपार्टमेंट को फ़ोन करता है और आग पर काबू पाने के लिए जो फायर की गाड़ियां होती हैं वो बगिया रेस्टोरेंट की तरफ बढ़ निकलती हैं। इधर जो पुलिस वाला है वो भी रेस्टोरेंट में पहुंच जाता है। जैसे ही पहुंचता है तो सुशील तो जो है वो इसके बाद मौके से फरार हो जाता है। वो समझ चुका था कि अब इस बात का खुलासा हो जाएगा कि यहाँ पर नैना की लाश को ठिकाने लगाया जा रहा है, और उस डर में वो मौका मतलब बगिया रेस्टोरेंट छोड़कर भाग जाता है। पुलिस वाला जैसे ही रेस्टोरेंट में पहुंचता है उसका सामना होता है केशव से। पुलिस वाला जब केशव से पूछता है कि भाई ये आग क्यों लगी हुई है, क्या कर रहे हो तुम अंदर, तो केशव जो है वो पुलिस वाले से कहता है कि साहब कुछ नहीं है, कांग्रेस पार्टी के कुछ पुराने पोस्टर हैं, बैनर हैं, रद्दी सामान है, उसको जला रहा हूँ। लेकिन जो एक अजीब सी गंध आ रही थी, क्योंकि एक इंसान को तंदूर में जलाया जा रहा था तो एक बदबू आसपास थी। पुलिस वाले को शक होता, वो कहता है ये आग फटाफट बुझाओ। उसके बाद आग बुझाने वाली गाड़ियां भी वहां पहुंच गई थी। कुछ ही देर में जो है वो तंदूर की आग पर काबू पा लिया जाता है, और जब तंदूर की आग बुझ जाती है और उसके बाद पुलिस वाला जाकर उस तंदूर में जब अंदर झांकता है तो उसके होश फाख्ता हो जाते हैं, क्योंकि उसमें अध जली हालत में आधे जले हुए नैना की लाश के टुकड़े जो हैं वो पुलिस वाले को दिखते हैं। और अब वो समझ चुका था कि यहाँ कोई कांग्रेस के बैनर पोस्टर नहीं बल्कि किसी इंसान की लाश को ठिकाने लगाया जा रहा था। अब क्या था, तंदूर को तोड़ा जाता है, लाश के टुकड़ों को बाहर निकाला जाता है। केशव से पुलिस सख्ती से पूछताछ करती है कि बताइए किसकी लाश के टुकड़े हैं। अब केशव पुलिस को बताता है कि ये लाश उसके मालिक की पत्नी नैना साहनी की है और ये उन्हीं के लाश के टुकड़े हैं। इसके बाद डीएनए टेस्ट होता है, इस बात की जो है वो पुलिस तस्दीक करती है कि ये सच बोल रहा है कि नहीं, और इस बात की जो है वो तस्दीक हो जाती है कि ये लाश जो है वो नैना साहनी की ही है। अब ये जो पूरी वारदात हुई थी ये 2 जुलाई 1995 को जो है वो मर्डर नैना का सुशील ने किया था।
और उसी दिन 2 जुलाई की रात को नैना की लाश को चाकू से काटकर छोटे छोटे टुकड़े कर तंदूर में जलाने की कोशिश की थी। और इसके बाद जब इस कांड का खुलासा हुआ, पुलिस वहां पहुंच गई, ये बात डीएनए में प्रूफ हो गई कि नैना साहनी की लाश है। और जैसे ही ये खबर लोगों में पहुंची, पूरी दिल्ली में, पूरे देश में उस समय तंदूर कांड जो है वो लोगों की जुबान पर था। हर कोई हैरान था, क्योंकि कातिल का ये जो तरीका है वो लाश को ठिकाने लगाने का इतना डरावना था कि जिसने भी सुना उसके जहन से वो ये चीज़ निकाल नहीं पा रहा था। और हर चौक चौराहे पर तंदूर कांड के ही चर्चे हो रहे थे। इसी बीच पुलिस ने जो है वो पुलिस की कई टीमें सुशील शर्मा की गिरफ्तारी के लिए चारों ओर तलाशी शुरू कर देती हैं। ये 2 जुलाई से ही पुलिस सुशील को गिरफ्तार करने के लिए घूम रही होती है। सुशील कहीं फरार रहता है। अब पुलिस जो है वो सुशील का एनकाउंटर करने का भी मन बना चुकी थी, क्योंकि भारी दबाव था। चारों तरफ मीडिया में इस बात की खबरें चल रही थीं कि कितना दर्दनाक हत्याकांड देश की राजधानी दिल्ली में हुआ है। दिल्ली पुलिस पे भी सवाल उठ रहे थे। तो पुलिस ने यह मन बना लिया था कि सुशील का एनकाउंटर भी करना पड़ेगा, तो वो पीछे नहीं हटेगी। और ये खबर जो है वो सुशील को लग जाती है कि पुलिस उसका एनकाउंटर कर सकती है। और इसी डर की वजह से सुशील जो है वो 10 जुलाई 1995 को पुलिस के सामने सरेंडर कर देता है। अब पुलिस जो है वो सुशील के खिलाफ एक मजबूत केस बनाकर अदालत में पेश करती है। 1995 की ये बात हम आपको बता रहे हैं, 1995 की। इसके बाद लगातार इस मामले पर सुनवाई चलती है और सुनवाई चलते चलते आ जाता है साल 2003। इसके बाद आती है तारीख 7 नवंबर 2003, जब अदालत जो है वो अपना फैसला सुनाती है। और इस दर्दनाक हत्याकांड, नैना साहनी हत्याकांड में तंदूर में नैना की लाश जलाने के आरोप में जो इतनी खतरनाक घटना को अंजाम दिया गया था, इसमें फैसला सुनाते हुए अदालत जो है वो सुशील को फांसी की सजा मुकर्रर करती है। अब अदालत ने फांसी की सजा जो है वो सुशील को सुना दी है। हत्या में जो है लाश को ठिकाने लगाने में सुशील की मदद करने के लिए केशव को भी आरोपी मानते हुए 7 साल की सजा केशव को भी अदालत सुनाती है। अब दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने तो फांसी सुशील शर्मा को सुना दी थी। इसके खिलाफ जो है वो सुशील हाई कोर्ट में अपील करता है, लेकिन हाई कोर्ट से भी उसे कोई राहत नहीं मिलती और हाई कोर्ट भी उसकी फांसी की सजा को जो है वो वैसा ही रखता है। और हाई कोर्ट कहती है कि इसको फांसी ही दी जानी चाहिए। इसके बाद आखिरी दरवाजा यानी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाता है सुशील शर्मा और सुप्रीम कोर्ट से उसे राहत मिलती है। और सुप्रीम कोर्ट जो है वो उसकी फांसी की सजा को रद्द करते हुए उसकी सजा को उम्र कैद में बदल देता है। यानी सुशील को फांसी तो नहीं होगी, लेकिन उसे अपनी बाकी की जिंदगी जो है वो जेल की सलाखों के पीछे ही काटनी होगी। सुप्रीम कोर्ट ये फैसला सुना देता है। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि ये जो हत्या हुई है, सुशील ने नैना की हत्या की है, ये कोई समाज के खिलाफ कोई क्राइम उसने नहीं किया। ये आपसी रिश्तों में अनबन और शक शुबहों की वजह से ये हत्या हुई है। तो ऐसा कोई मैटर नहीं है कि जिसमें समाज को कोई थ्रेट हो, एक क्रिमिनल माइंड का व्यक्ति हो, जिससे सोसाइटी को कुछ खतरा हो। तो मतलब फांसी की सजा तो सुशील को नहीं दी जानी चाहिए कम से कम। तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो कुछ राहत देते हुए उसे लाइफ इम्प्रिजनमेंट में कन्वर्ट कर देती है और अब उम्र कैद की सजा सुशील को काटनी होती है। अब इसी बीच जो है आपको बता दें, ये घटना है 1995 की। उसके बाद सुशील को सजा हो गई उम्र कैद की। 1995 में ये घटना हुई थी। उसके बाद 20 साल बीत जाते हैं। आता है साल 2015, जब कुछ दिनों की पैरोल पर जो है वो सुशील को रिहा किया जाता है। और सुशील जब बाहर आता है जेल से 20 साल बाद, तब कुछ लोग उससे बातचीत करते हैं, मीडिया वगैरह, और उससे पूछते हैं कि उस दिन हुई घटना के बारे में उसका क्या कहना है। तो सुशील जो है वो यही जवाब देता है कि उसे अब उस हादसे के बारे में ज़्यादा कुछ बात करनी नहीं है, उसे कुछ याद नहीं है। लेकिन वो इतना ज़रूर कहता है कि वो पल दो पल की उसकी लापरवाही या उसने जो उससे काम हो गया, उसने उसके 20 साल बर्बाद करके रख दिए। अब 1995 से जो है वो जेल में बंद था सुशील शर्मा, और इसके बाद 23 साल बीत जाते हैं और साल 2018 में
सुशील को रिहा कर दिया जाता है। उसकी सज़ा ऐसा अदालत मानती है कि उसके जुर्म की सज़ा उसे मिल चुकी है। उसकी पूरी जवानी, उसका पूरा करियर, उसके भविष्य के सारे सपने जेल की काल कोठरी में दफन हो चुके थे और एक जवान सुशील शर्मा अब एक बूढ़े सुशील शर्मा में तब्दील हो चुका था और अपनी उम्र के अहम 23 साल उसके जेल की सलाखों के पीछे बीते और उसको उसके किए की सज़ा मिली। इसके बाद जेल से रिहा होने के बाद सुशील शर्मा कहाँ है, क्या करता है, इस बारे में ज़्यादा लोगों को जानकारी नहीं है। उसका परिवार ही इस बारे में जानता होगा, न लोगों को इस बात की फिक्र है कि वो क्या कर रहा है। सुशील को तो जो है वो लोग भूल गए, लेकिन सुशील ने जिस वारदात को और जिस तरीके से उस वारदात को अंजाम दिया था तंदूर कांड के तौर पर, जो आज भी लोगों के जहन में ताज़ा है, ये तो यकीनन तंदूर कांड एक ऐसी घटना है जिसको भारत के लोग जो हैं, हिंदुस्तान के लोग लंबे समय तक नहीं भुला पाएंगे। और जब कभी भी ऐसी घटनाएं सामने आएंगी, तंदूर कांड को हमेशा याद किया जाएगा और सामने आएगा वही विभत्स हत्याकांड जिसकी कहानी आज क्राइम कैप के इस एपिसोड में हमने आपको सुनाई। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की हमारी ये कहानी? हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में हमें बताना ना भूलें। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करने की कोशिश करें और कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आपके अपने चैनल क्राइम कैप से जोड़ने की, क्योंकि हम निकले हैं एक ऐसी मुहिम पर जहां हमें बनाना है क्राइम फ्री समाज। उसमें हमें आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर अपना सपोर्ट हमें दे सकते हैं। आगे जुर्म की किसी और दास्तान के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक दीजिए इजाज़त। जय हिंद।